इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेंस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि लेंस में कौन कौन से आपके टर्म्स होते हैं, अपवर्तनांक क्या होती है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गोली दर्पण के बारे में देखा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना किस प्रकार होती है। उसके बाद हम लेंस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब रचना आपकी किस प्रकार होती है। सबसे पहला ये आपका, अगर आप इसके बाहरी सतह को रंगीन कर दोगे तो ये आपका अवतल लेंस बनेगा। वहीं अगर परावर्तक पृष्ठ आपका उभरा हुआ रहेगा तो वह उत्तल लेंस बनता है। तो इसका हम रचना देखते हैं कि प्रतिबिंब रचना किस प्रकार होती है। इसके लिए केवल हम 3 परिस्थिति को पढ़ेंगे। ये आपका दिया गया है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। इसके लिए जो फोकस दूरी होती है वो आपका एफ ये होता है और इसे वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं ये आपका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस। तो इस स्थिति में आपका फोकस पॉजिटिव होता है। कल के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। जबकि उत्तल लेंस की स्थिति में फोकस रहेगा वो आपका पीछे बनता है और जो वक्रता केंद्र रहेगी वह भी आपके पीछे बनेगी। यहाँ पर भी फोकस यहाँ बनेगा और सी यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर भी फोकस और उसके बाद बनेगा आपका सी। देखिए, पहली स्थिति है जब कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी स्थिति में अगर आप इसे देखोगे, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती हुई ऐसी प्रतीत होती है। इस स्थिति में अगली स्थिति है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। इस स्थिति में भी आपका वही होगा। ये आपका कुछ इस प्रकार होगा, यदि कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तीसरी स्थिति में यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इस स्थिति में यदि कोई रेखा, ये आपका कुछ इस प्रकार ऐसे रहेगा, यदि कोई रेखा फोकस से होकर गुजरती है ऐसा प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका गोले के 3 स्थिति हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। पहला है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिति में प्रतीत होगी और इस स्थिति में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जबकि इस स्थिति में अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। इस स्थिति में भी यदि कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तीसरी स्थिति में यदि किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि इस स्थिति में यदि कोई किरण फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हुआ दर्पण के बारे में कि प्रतिबिंब रचना किस प्रकार होती है। चलिए अगला देखते हैं लेंस। लेंस जो है आपका कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर देखिए, अगर इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह उभरा हुआ रहेगा, इसे कहा जाता है आपका उत्तल लेंस। जबकि अगर परावर्तक पृष्ठ आपका दबा हुआ रहेगा तो उसे कहा जाएगा आपका अवतल लेंस। यहाँ पर 2 उत्तल पृष्ठ है, यहाँ पर 2 अवतल पृष्ठ है, तो इससे आपका बनेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद अगला हम देखते हैं, इसमें आपके फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होते हैं। पहली स्थिति में देखोगे तो आपका F1 ये होता है, F2 ये होता है। इस स्थिति में आपका F2 ये होगा और F1 ये होगा। इसको याद रखिएगा, इसे कहा जाता है आपका प्राथमिक मुख्य फोकस, इसे कहा जाता है द्वितीयक मुख्य फोकस। ये आपका द्वितीयक मुख्य फोकस है और ये आपका प्राथमिक मुख्य फोकस है।
देखिए इस स्थिति में इसकी जो फोकस दूरी रहेगी वो आपकी धनात्मक होती है। इस स्थिति में फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है। अवतल में ऋणात्मक होता है, उत्तल में आपका धनात्मक होता है। इसका अगर आप सूत्र देखोगे, लेंस सूत्र, तो वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है आपका वस्तु की दूरी है और f जो है आपका फोकस दूरी है। जब भी आप उत्तल लेंस का सॉल्व करोगे तो आपका जो f का वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जबकि अवतल लेंस की स्थिति में f का वैल्यू नेगेटिव होता है, u जो है वो नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वस्तु जो है आपके बाईं ओर स्थित है, इस कारण इसे नेगेटिव लेते हैं। चलिए हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी की, किसी भी वस्तु का चिन्ह परिपाटी किस प्रकार यूज़ किया जाता है। इस सूत्र में उपयोग करने के लिए चिन्ह परिपाटी आप किस प्रकार यूज़ करोगे। ये आपका मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर आपका ऊपर स्थित है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, नीचे स्थित है तो इसे नेगेटिव लेंगे। इसी प्रकार अगर इसके बाईं ओर स्थित है तो उसे नेगेटिव लेंगे और इसके दाईं ओर स्थित है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। देखिए वस्तु को हमेशा हम मानते हैं कि वस्तु बाईं ओर स्थित है, इस कारण वस्तु की जो दूरी है उसे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और अगर वस्तु की ऊंचाई देखेंगे तो वस्तु की ऊंचाई आपका कुछ इस प्रकार रहेगा तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। अगर उसके प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसे नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, नीचे को नेगेटिव, अगर ऊपर बनेगा लंबाई तो उसे पॉजिटिव लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने दर्पण का आवर्धन पढ़ा था, m बराबर -v/u इक्वल टू I/o। ये हमने दर्पण की स्थिति में पढ़ा था, जबकि इस स्थिति में आपका फार्मूला होता है ये पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। लेंस के लिए आवर्धन का फार्मूला होता है v/u इक्वल टू I/o। I जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, O जो है वस्तु की लंबाई है। अगर आप वस्तु को ऊपर लोगे तो वस्तु की लंबाई को आपको पॉजिटिव लेना है, अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई को आपको नेगेटिव लेना है। ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ये केवल इसी के लिए अप्लाई होगा, लंबाई के लिए, जबकि दूरी के लिए आपको ये वाला अक्ष लेना पड़ेगा। अगर इस साइड है तो आपको नेगेटिव लेना है, अगर इस साइड है तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये फार्मूले को आपको यूज़ करना है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि अपवर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं। मान लीजिए कोई अक्ष है, कोई माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसको इस मार्ग पे जाना था लेकिन वह विचलित हो गई और उसका जो मार्ग बदल जाता है, इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। ऊपर का माध्यम आप मान सकते हैं हवा है और ये है आपका पानी। ठीक है, ये आपका दो स्थिति है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग निश्चित रूप से विचलित होगा और उसका मार्ग विचलित होने से वह कुछ आपके एंगल से इस प्रकार झुक जाएगी। तो इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन के आपके दो नियम होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है। पहला नियम है आपका आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहा जाता है अपवर्तनांक। और ज्या मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। ये आपका एक निश्चित अनुपात में होते हैं और यही अनुपात होता है आपका अपवर्तनांक। तो ये हुआ आपके अपवर्तन के दो नियम और इस पर आधारित आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें आपके कुछ और स्थिति होती है, देखिए उसे देखते हैं। मान लीजिए केवल दो माध्यम हैं और आपके तीन माध्यम हैं। मान लेते हैं यह माध्यम आपका हवा है, एयर, और ये माध्यम है आपका पानी, वाटर। ये आपका प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार आपतित होगी। यह विलंब के साथ आपतित जो कोण है वो I है और इसका R है। इसके बाद ये यहाँ पर ऐसे टकराएगी, फिर इसका मार्ग विचलित होगा, तो ये आपका कहलाएगा R और ये कहलाएगा आपका I। यहाँ पर देखिए अगर आप म्यू A से वाटर का देखेंगे, एयर से वाटर, तो आपका क्या आएगा साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R। दूसरी स्थिति में अगर आप देखोगे यहाँ वाटर से एयर, ये फिर से एयर आ गया आपका, तो उस स्थिति में क्या आएगा W म्यू A इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I।
देखिए ये आया आपका, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने से ये आपका हो जाएगा साइन R अपॉन साइन I। ये आपका इसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं इस इक्वेशन से, तो ये दोनों का भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो A म्यू W को आप मल्टीप्लाई किए हो W म्यू A से, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड भी आपका मल्टीप्लाई होगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन I से साइन I कट जाएगा, तो आपका 1 आएगा। तो ये आपका एक रिलेशन आया है। इसमें आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि हवा से जल का अपवर्तनांक कितना है तो बताइए कि जल से हवा का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसको, इस वैल्यू को आपको पुट करना है। ये आपका आया A म्यू W और W म्यू A। ये आपका एक प्रकार की इक्वेशन है, तो इसको आपको यूज़ करना है। इसी प्रकार अगर आप 3 माध्यम लोगे, मान लीजिए इसे लेते हैं हम वायु, एयर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आपका वाटर, ये है आपका ग्लास, और फिर से आपका आ गया एयर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये आपका अभिलंब है, पहले स्थिति के लिए अभिलंब लेंगे इसको, फिर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होगी, ये आपका अपवर्तन कोण है। इसके बाद ये इसके लिए अपवर्तन का काम करेगी, फिर ये आपका फिर से इस प्रकार होगा, फिर ये ऐसे स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, फिर इसका मार्ग ऐसे विचलित होगा। तो देखिए ये आपका I है, ये आपका R है, यहाँ पर R ये बनेगा, यहाँ पर I ये बनेगा, ये आपका I है और ये आपका R है। तो इस प्रकार बनेगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक और नया इक्वेशन मिलेगा 3 के लिए। अगर 3 माध्यम है तो उसी स्थिति में आपको सबसे पहले लिख सकते हो आप A म्यू W इंटू W म्यू G होगा ये। अगला होगा आपका G म्यू A, यहाँ पर हवा फिर से आ रहा है, इक्वल टू 1। यह आपका एक और इक्वेशन, इसको भी आपको याद रखना है। आप अपवर्तनांक को वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। म्यू इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हो VA अपॉन VW। ये भी आपका एक तरह का इक्वेशन होता है, इसे भी याद रखिएगा। ये सारे अगर फार्मूले आपको याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको प्रश्न में दिया है कि हवा और जल का अपवर्तनांक कितना है, अगर आपको बोलेगा कि प्रकाश की चाल जल में इतनी है तो हवा में ज्ञात कीजिए, तो आप इसे निकाल सकते हो। ये आपके प्रकाश की चाल है कि प्रकाश की चाल हवा, पानी, इसमें किस प्रकार आपकी परिवर्तित होती है। इसके अलावा आपका एक और फार्मूला होता है, उसके बाद हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। देखिए आपके कुछ और फार्मूले होते हैं, जैसे लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होता है आपका फार्मूला 100/F या फिर 1/F। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लोगे तो ये आपका फार्मूला रहेगा, अगर आप मीटर में लोगे तो ये आपका फार्मूला रहेगा। इसे कहा जाता है क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर, ठीक है। जो समतल दर्पण होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत होती है, इसे याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होती है। अगर आप लेंस में भी लोगे तो लेंस में भी आपका यही होगा, जबकि अवतल दर्पण की स्थिति में जो आपका फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होता है। तो ये फार्मूला आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी आपकी इतनी दी गई है तो आपको इसे सॉल्व करना है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखोगे, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, आपको बोलेगा लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो इसी फार्मूले को यूज़ करना है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/F। यहाँ पर F अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इस फार्मूले को यूज़ करना है 100/50। इसे कट कर देंगे तो आपका आएगा 2 डायोप्टर, ठीक है। तो यूनिट जो है आपको याद रखना डायोप्टर होता है, और साथ ही ऐसा आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अगर आपको संयुक्त पूछेगा किसी युग्म का तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो 1/F1 + 1/F2। अगर आपको संयुक्त के फॉर्म में पूछेगा, अगला है आपका 1/F, इसका भी एक नया फार्मूला होता है μ - 1 × 1/R1 - 1/R2। ये आपका वक्रता त्रिज्या जो होती है उसके फॉर्म में अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका अपवर्तनांक होता है, ये आपका फोकस होता है। तो चलिए इन सब पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम अपवर्तनांक पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक आपका दिया है 1.5। आगे बोला है प्रकाश की चाल दी गई है कांच में, मतलब ग्लास में। ये दिया गया है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको ज्ञात करना है प्रकाश का वेग वायु में, ठीक है। तो ये v आपको फाइंड करना है।
तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ये जो दिया गया है आपका इसी में रिलेशन दिया है। चलिए तो इसे किस प्रकार सॉल्व करना है उसे देखते हैं। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था म्यू इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। ठीक है, इसमें आपका इस प्रकार रहेगा, ये आपका ग्लास है जी और ये आपका एयर है, तो इस प्रकार ये स्ट्राइक होगा। तो एयर में जो चाल रहेगी प्रकाश की वो वी ए रहेगी और वी जी का वैल्यू आपका दिया है, आपको वी ए फाइंड करना है, तो इस रिलेशन का यूज़ करना है। अपवर्तनांक दिया है ये आपका, वी ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है और वी जी आपका दिया है 10 की घात 8। तो इसे आप गुणा कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी 1.5 इंटू 2 इंटू 10 पावर 8। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा 10 की घात 8। तो ये हुआ प्रकाश की चाल हवा में। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हो। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लेंस का जो फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। अगला प्रश्न है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष बोला है कांच का अपवर्तनांक, तो आपको इस प्रकार लिखना है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W म्यू जी, आपका प्रश्न में दिया है 9/8। अगला आपका बोला है यदि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल मतलब VW आपका दिया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपका दिया है। आपको पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसे आप लिख सकते हो VW अपॉन VG। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए W ऊपर में है इसलिए W ऊपर में लिखे हैं और G नीचे है तो G नीचे लिखेंगे। ये भी आपका W म्यू जी है, इसका वैल्यू रख देते हैं 9/8 इक्वल टू VW आपका क्वेश्चन में दिया है 2.25 इंटू 10 पावर 8 अपॉन VG आपको फाइंड करना है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन ये आपका 9 नीचे आएगा और 8 ऊपर जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं फोकस दूरी आपको किस प्रकार फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला देखा था उसी का हम यूज़ करेंगे। 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है जबकि लेंस के कंडीशन में ये आपका माइनस होता है। प्रश्न है एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक सुई जो है लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u को हमेशा हम माइनस लेते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि वस्तु हमेशा आपका इस साइड रहेगा, इस कारण इसे हमेशा माइनस लेते हैं। प्रश्न में अगला बोला है प्रतिबिंब दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। प्रतिबिंब दूसरी ओर बोल रहा है, तो आपका अगर वस्तु इस साइड है तो दूसरी ओर बनेगा, मतलब इसे पॉजिटिव लेना है। दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसके अलावा सुई की लंबाई दी गई है, सुई की लंबाई को मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई है आपका 5 दी गई है, तो आपको बताना है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। इसमें 2 क्वेश्चन आपके जुड़े हुए हैं। परीक्षा में आपके केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसे लिख देंगे 1/v इक्वल टू 1/v के जगह लिखना है 90, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेंगे, माइनस 1/u के जगह आपका -45 लिखना है, तो 1/-45 आपको इस प्रकार लिखना है। 1/f इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस मिलकर आपके हो जाएंगे प्लस। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों का। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 90। अब 90 को यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। 90 को डिवाइड करेंगे 90 से, जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 90 को डिवाइड करोगे 45 से, जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 1/f इक्वल टू 3/90। इसे कट कर देंगे तो 1/30, तो वैल्यू ऑफ f आया आपका 30। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका फोकस आया 30, f इक्वल टू आया 30। अगला आपको पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, तो m इक्वल टू होता है v/u इक्वल टू I/o। ये आपका फार्मूला होता है आवर्धन का, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 90 प्लस में है और u आपका माइनस में है, तो -45 इक्वल टू o जो है आपका प्लस में है 5, तो 5 लिख देंगे। I का आपका वैल्यू फाइंड करना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 90 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 आपका नीचे है और माइनस साइन भी है, तो I इसे कटा लेंगे तो 45 दूना होता है 90, तो -10 इक्वल टू I। तो आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो -10 आया है।
मतलब जो प्रतिबिंब है वह नीचे बनेगी, इस कारण यहाँ पे माइनस साइन है और उसकी लंबाई आपकी 10 होगी। न्यूमेरिकल आपका इसी प्रकार का आएगा। आपको केवल चिन्ह परिपाटी को ध्यान देना है। u को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। v का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि क्षमता पर आधारित है। दो पतले लेंस जिसकी क्षमता +12 डायोप्टर, यहाँ पर दो लेंस है, एक की क्षमता +12 डायोप्टर है और दूसरे की क्षमता है -2 डायोप्टर, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो आपको बताना है कि संयोग से लेंस की क्षमता क्या होगी और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई संयोग वाला है, अगर उसकी क्षमता दी है तो इसको हमेशा ऐसे ही आपको यूज़ करना है। P = P1 + P2। P1 आपका दिया गया है 12 तो उसे लिख देंगे। P2 आपका -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस ये माइनस, अगली स्थिति में ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका आया है 10। तो पावर आपका आ गया 10। आपको फोकस दूरी फाइंड करना है। P = होता है 100/फोकस। तो P का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 10, 100/f। तो f = आया आपका 100/10। तो फाइनल आया आपका फोकस 10। तो यहाँ पर फोकस का वैल्यू आया आपका 10। यहाँ पर फोकस जो है वो सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो आपका सेंटीमीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर आधारित है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। अगले वीडियो में हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जितने भी टर्म्स हैं उसे चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न दिया है, एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। समतल है, इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दी गई है। यहाँ पर उत्तल पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 का वैल्यू दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। आपको अपवर्तनांक भी दिया है, अपवर्तनांक म्यू का मान 1.5। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है इस समतल का। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसा मैंने फार्मूला बताया था 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। अब देखिए 1/f आपको फाइंड करना है। म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 - 1 मल्टीप्लाई 1/r1 आपका 10 दिया है, और r2 जो है आपका यहाँ पर समतल दर्पण है। उस स्थिति में समतल दर्पण की आपकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगा आपका अनंत। ठीक है, इसका आपका अनंत होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह बहुत दूरी पर जाकर एक गोला बनाएगा, लेकिन ये कितनी दूरी है आपका नहीं पता, तो इसको आपको अनंत लेते हैं। तो इसका वक्रता त्रिज्या आपका अनंत दिया है और 1/अनंत होता है आपका 0। यहाँ पर 1/10 मिला है आपको, इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 × 1/10। दशमलव को हटा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 0, तो ये हो गया आपका 1/20 = 1/f। तो f का वैल्यू आया आपका 20। तो ये हुआ आपका फोकस दूरी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं, उसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।